Welcome to the midnight. दोस्तों सोचे क्या होगा जब किसी इंसान को कई दिनों तक भूखा रखा जाए और फिर उसे एक प्लेट खाने के बदले किसी को मारना पड़े। दोस्तों आज की मूवी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के शुरू में हमें स्क्रीन पर एक कोट लिखा हुआ दिखाया जाता है जिसमें लिखा हुआ था कि मैं पूरी दुनिया की भूख ख़त्म करना चाहता हूँ। आधे भूखे लोगों को मारकर दूसरे आधे भूखे लोगों को खिलाकर उनका पेट भरकर। ये कोटेशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी जिसे स्पीकर पर अपनी वाइफ को मारने के लिए बोला जाता है और उसके बदले उसे एक प्लेट खाना दिया जाएगा। क्योंकि वो आदमी कई दिनों से भूखा होता है, इसलिए वो अपनी बीवी को एक प्लेट खाने के लिए मार डालता है। वहाँ उस आदमी को काले कपड़े पहना एक आदमी खाना देता है और उस लाश को घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है, और बस यहीं से शुरू होती है ये मूवी। अगले सीन में तीन यंगस्टर बेक, जेनी एंड कैंडेंस फ्रीडम नाम के बंद पड़े हुए टाउन पर जा रहे थे। कैंडेंस बेक की गर्लफ्रेंड होती है और जिमी बेक का भाई था। फ्रीडम टाउन में बहुत पहले माइनिंग मिल हुआ करती थी, फिर कुछ हादसे हुए और माइनिंग मिल्स जमीन में दब गई, तो गवर्नमेंट ने फ्रीडम टाउन में रहने वाले लोगों को उस टाउन से जाने का कहा। तब से ये टाउन बंद पड़ा है, लेकिन लोगों का कहना है कि इस टाउन के माइनिंग एरिया में कुछ बच्चे रहते हैं जो लोगों को मारकर उनका गोश्त खाते हैं, लेकिन शायद ये सब लोगों का डर हो। बेक एक हॉरर नावल लिख रहा था और इसलिए ये लोग फ्रीडम टाउन जा रहे थे। अब जब ये लोग एक ब्रिज क्रॉस कर रहे होते हैं तो वहीं अचानक कोई इनकी कार के फ्रंट गिलास पर एक बड़ा पत्थर फेंक देता है, जिससे इनकी कार की विंड स्क्रीन टूट जाती है। बेक उस आदमी का पीछा करता है, लेकिन कैंडेंस उसे रोकती है क्योंकि वो टाउन पहले से ही डरावना था। ये सब लोग ऐसे ही कार में एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं जहां ये लोग फ्रेश होकर खाने के लिए कुछ लेते हैं। रेस्टोरेंट से बाहर आकर बेक कैंडेंस से अपने दिल की बात करता है। वो उसे प्यार करता है और नावल पूरा होने के बाद वो शादी करेंगे। अब ये लोग टाउन पहुंच जाते हैं और टाउन पहुंचते पहुंचते उन लोगों को शाम हो जाती है। वो शहर पूरी तरह से खाली था। अब जिमी एक खाली घर में चला जाता है। बेक और कैंडेंस भी उसके पीछे चले जाते हैं और पीछे उनकी कार कोई लेकर चला जाता है क्योंकि कैंडेंस ने कार की कार में ही छोड़ दी थी। बेक फोन निकालकर 911 पर कॉल करना चाहता है, लेकिन इस टाउन में मोबाइल टावर नहीं होते, इसलिए बेक उस घर की छत पर चढ़कर 911 पर कॉल करता है। अब इससे पहले कि बेक अपनी बात कंप्लीट कर पाता, सिग्नल इशू की वजह से कॉल एंडेड हो जाती है। वहां कैंडेंस उस घर के अंदर जाती है और वहां से विंडो के सामने उसे अपनी कार नजर आती है। वो घर से बाहर आकर बेक को ये बात बताती है, लेकिन वहीं कोई पीछे से कैंडेंस के सर पर वार करके उसे घसीटता हुआ कार की डिग्गी में डाल देता है। बेक भागता हुआ आता है, लेकिन तब तक वो जा चुके होते हैं। ये आदमी वही जू कीपर था जो मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। अब थोड़ा आगे वही आदमी बेक को इलेक्ट्रिक शॉक देता है और CO2 गैस उस पर छोड़कर उसे बेहोश करता है और बेक को भी साथ ले जाता है। कैंडेंस को जब होश आता है तो वो खुद को एक पिंजरे में बंद पाती है और वो पिंजरा एक रूम के अंदर होता है। बेक की हालत तो बहुत खराब होती है, उसे किसी ने पूरी तरह से टेप से लपेटा होता है। अब वहाँ उस रूम में स्पीकर लगा होता है और कोई उस स्पीकर पर इन दोनों का वेलकम करता है। वो इस जगह को स्कूल बोलता है और ये दोनों उस स्कूल के स्टूडेंट हैं और वो खुद को वहाँ का प्रिंसिपल कहता है और अजीब अजीब बातें कर रहा होता है। वो कहता है कि इंसान खाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को मार सकता है या फिर मर सकता है। उसकी ये बातें कैंडेंस को परेशान कर रही होती हैं। वो उस रूम में लगा कैमरा देख लेती है और उसे चेयर से तोड़ देती है। इसके बदले स्पीकर से बस यही आवाज़ आती है कि कैंडेंस को इसकी बहुत भयानक सज़ा मिलेगी। बेक को यहाँ नोरा नाम की एक लड़की मिलती है जो बेक को बताती है कि उसे और उसके बाप दोनों को यहाँ कैद कर लिया गया है, और वहाँ बेक के पास वो जू कीपर आता है जो बेक को पानी ऑफर करता है और उसे कुछ खाने की लालच देता है।
لیکن اسے کھانا نہیں دیتا۔ پھر بیک کو ایک روم میں بھیجا جاتا ہے، وہاں پہلے سے ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے۔ بیک اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے اور ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جس پر وہ آدمی بیک سے بولتا ہے کہ پرنسپل انہیں کئی دنوں تک بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے اور پھر کھانے کے بدلے ایک دوسرے سے لڑاتا ہے، اور سامنے والے آدمی کو مارنے کے بعد انہیں ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، اور بس یہی سب دہرایا جاتا ہے۔ وہ آدمی بیک کو بتاتا ہے کہ وہ یہاں پچھلے کئی دنوں سے ہے اور وہ 6 لوگوں کو مار چکا ہے، جس میں اس کی بیوی بھی شامل ہے، مطلب کہ اس آدمی نے کھانے کے لیے اپنی بیوی تک کو مار ڈالا۔ اب وہاں زو کیپر خانے میں کچھ لے کر آتا ہے اور پرنسپل اسپیکر پر اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ اس کھانے کے لیے بیک اور اس آدمی کو لڑنا ہوگا۔ بیک اس آدمی سے لڑنا نہیں چاہتا، جس پر پرنسپل بیک سے بولتا ہے کہ اگر وہ نہیں لڑے گا تو کینڈنس کو اس آدمی سے لڑایا جائے گا، مطلب کہ بیک کی جگہ کینڈنس اس آدمی سے لڑے گی، اور پھر بیک اس آدمی سے لڑنے کے لیے مان جاتا ہے۔ لیکن وہ آدمی تو بیک سے لڑنے کے لیے پاگل ہو رہا تھا، یا پھر یوں کہیں کہ کھانے کے لیے پاگل ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ آدمی کئی دنوں سے بھوکا تھا اور کھانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ بیک شروع میں نہیں لڑ رہا ہوتا، لیکن وہ آدمی بیک پر کئی وار کرتا ہے کیونکہ وہ آدمی بھوک سے مر رہا تھا، اور پھر بیک سیلف ڈیفنس میں بڑے چاقو کے ساتھ اس کے ہاتھ کا چمبا کاٹ دیتا ہے اور اگلا وار اس آدمی کی گردن پر کرتا ہے، جس سے وہ آدمی مر جاتا ہے، اور یوں بیک یہ لڑائی جیت لیتا ہے۔ پرنسپل بیک کی جیت میں اسے ریوارڈ کے طور پر کھانا دیتا ہے، لیکن بیک ایسا کھانا نہیں کھانا چاہتا اور زو کیپر کے اوپر وہ کھانا پھینک دیتا ہے۔ یہ سب لوگ جس جگہ قید ہوتے ہیں وہ فریڈم ٹاؤن کا ہائی اسکول تھا، اور پرنسپل جس روم میں موجود تھا وہ روم کینڈنس کے روم کے برابر والا روم تھا، اور کینڈنس ایک ہول کی مدد سے اسے دیکھ سکتی تھی۔ کینڈنس کو یہاں قید ہوئے کئی دن ہو گئے تھے۔ کینڈنس اس قدر بھوکی تھی کہ وہ بھوک میں کوکروچ کو بھی کھا لیتی ہے، اور نورا کینڈنس کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اور اسے پانی دیتی ہے۔ پرنسپل کیمرہ میں نورا کو کینڈنس کی مدد کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور نورا کو ایک روم میں جا کر چھوڑ دیتا ہے اور اس روم میں ایک آدمی کو بھیج دیتا ہے، یا یوں کہیں کہ ایک جانور کے پاس کسی انسان کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ آدمی نورا کو اٹھا کر بہت زور سے دیوار میں مار ڈالتا ہے، جس سے نورا کا سر وہیں پھٹ جاتا ہے اور نورا کا کھیل وہیں ختم ہو جاتا ہے، اور وہ آدمی نورا کا ماंس چاٹنے لگتا ہے۔ کینڈنس کو کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا تھا، جس سے وہ بہت بھوکی تھی۔ کینڈنس کے پاس کئی دنوں سے بھوکی عورت کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور ایک کینچی وہاں پھینک دی جاتی ہے۔ وہاں بیک کے پاس اس آدمی کو چھوڑ دیا جاتا ہے جس نے ابھی ابھی نورا کو مارا تھا۔ بیک اس سے بچنے کے لیے جگہ ڈھونڈتا ہے۔ وہاں وہ عورت کینڈنس پر کئی وار کرتی ہے، لیکن کینڈنس کسی طرح سے وہ سیزر چھڑا کر اس عورت کی آنکھوں میں گھسا دیتی ہے، اور اس طرح سے کینڈنس یہ لڑائی جیت لیتی ہے۔ اور وہیں بیک اس آدمی سے خود کو بچاتا ہوا کینڈنس کے پاس آ گرتا ہے۔ کینڈنس بیک سے بولتی ہے کہ پرنسپل کے پاس کیمرہ تو بہت ہیں، لیکن مانیٹر ایک ہے، مطلب کہ وہ ایک ٹائم پر بس ایک کیمرہ ہی دیکھ سکتا ہے۔ بیک اور کینڈنس ایک دوسرے سے بولتے ہیں کہ یہاں بہت سارے لوگ قید ہیں، انہیں یہاں سے بھاگنے کا راستہ ڈھونڈنا ہوگا ورنہ وہ مارے جائیں گے۔ اب یہاں زو کیپر کینڈنس کی جیت پر اس کے پاس پیزا سلائس لے کر آتی ہے، لیکن بیک وہ پیزا پہلے ہی کھا لیتا ہے کیونکہ بیک نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہوتا اور وہ بہت بھوکا تھا، جس پر کینڈنس زو کیپر سے بولتی ہے کہ اس کے لیے دوبارہ پیزا سلائس لے کر آئے، اور اس کے بدلے وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ کچھ بھی سے مطلب ہے کچھ بھی۔ زو کیپر کچھ دیر وہاں سوچتا ہے اور پھر پرنسپل اس کو وہاں سے بلا لیتا ہے۔ کینڈنس بیک پر بہت غصہ کرتی ہے کیونکہ بیک نے اس کا پیزا سلائس کھا لیا تھا، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کھانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ کینڈنس بھوک سے پوری طرح پاگل ہو چکی تھی۔ وہ بیک کے پیٹ میں واپس کھانا نکلواتی ہے، وہ بیک کے منہ میں انگلی ڈال دیتی ہے جس سے وہ الٹی کرتا ہے، اور کینڈنس اس کے پیٹ سے نکلا ہوا پیزا کھا لیتی ہے۔ اب بیک مری ہوئی عورت کے پیٹ سے وہ کینچی نکالتا ہے
और दीवार में कुछ चेक करता है। वहाँ पुलिस डिटेक्टिव उस रेस्टोरेंट में आती है जहाँ पहले बेक और बाकी लोग गए थे और उस औरत से बेक और बाकी लोगों का पूछ रही थी, क्योंकि उनको गायब हुए 1 मंथ से ज्यादा टाइम हो गया था। जिस पर वहाँ बैठा बूढ़ा आदमी डिटेक्टिव से बोलता है कि मैंने उन 3 बच्चों को लास्ट टाइम जहाँ देखा था, अगर आप चाहो तो मैं आपको वहाँ लेकर चल सकता हूँ। और फिर डिटेक्टिव उस बूढ़े आदमी के साथ वहाँ जाती है। यहाँ स्कूल में बेक और कैंडेंस बातें कर रहे थे और वो जू कीपर बस कैंडेंस को ही देख रहा था। शायद जू कीपर को कैंडेंस की बात समझ आ गई थी या फिर कैंडेंस जू कीपर के इरादे समझ गई थी। यहाँ बेक को लगता है कि जू कीपर शायद कैंडेंस को पसंद करता है। फिर कैंडेंस जू कीपर को खाना लेकर आने का बोलती है, लेकिन जू कीपर उनकी बात नहीं मानता और वहां से चला जाता है। बेक उस कैंची से जो उसे मिली थी दीवार में होल बना रहा था और जब वो होल बना रहा होता है तो कैंडेंस पहरा देती है और इस बात की खबर इन दोनों के अलावा और किसी को नहीं थी। यहाँ पर कैंडेंस बेक को बताती है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। कैंडेंस बहुत कमज़ोर हो चुकी थी क्योंकि उसे बहुत दिनों से खाना नहीं मिला था और वो प्रेग्नेंट थी। और वहाँ वो बूढ़ा आदमी जो डिटेक्टिव को लेकर आ रहा था असल में वही प्रिंसिपल था और उसका असल नाम एसबिक था। प्रिंसिपल डिटेक्टिव को स्कूल में ले आता है और एक हैमर से उसके सर पर मार कर उसे बेहोश कर देता है और उसे एक भूखे आदमी के पास लेकर छोड़ देता है। वो भूखा आदमी नोरा का बाप था। जू कीपर नोरा के बाप और डिटेक्टिव को आपस में लड़ने के लिए एक राड और एक चैन देते हैं। अब यहाँ डिटेक्टिव को कुछ भी समझ नहीं आता है कि यहाँ पर असल में चल क्या रहा है। और फिर बेल रिंग होती है और दोनों खाने के लिए जान बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं और वो आदमी डिटेक्टिव के मुंह में राड घुसा कर उसे मार डालता है और फिर अपनी जीत एंजॉय करता है। वहाँ बेक कई दिनों से उस दीवार में होल कर रहा होता है और आखिरकार वो पूरी तरह से होल करने में कामयाब हो जाता है। बेक और कैंडेंस वहां से निकलने वाले होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल को इस बात का पता चल जाता है। प्रिंसिपल उन दोनों को पानी देता है जिसमें बेहोशी की दवाई मिली होती है और वो दोनों पानी पीने के बाद बेहोश हो जाते हैं। बेक को जब होश आता है तो वो खुद को दूसरे रूम में पाता है और वहाँ एक आदमी होता है और ये जिमी है, बेक का भाई, जिसे कई दिनों से भूखा रखा गया था। जू कीपर जिमी को खाना दिखाता है लेकिन खाना नहीं देता और जिमी को पिस्टल देता है और उसे अपने भाई बेक को मारने का कहता है, जिसके बदले जिमी को एक वक्त का खाना मिलेगा। जिमी और बेक एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। जिमी बेक को नहीं मारता और खुद को गोली मारकर अपनी जान ले लेता है, क्योंकि इस लड़ाई में कोई नहीं जीता तो दोनों को खाना नहीं मिलता। फिर बेक को दूसरे रूम में छोड़ दिया जाता है जहां और भी कई लोग थे। वहां बेक की एक और लड़ाई होती है लेकिन बेक जीत जाता है। यहाँ प्रिंसिपल कैंडेंस के पास जाता है और उसके साथ एंटीमेट होने की कोशिश करता है, जिस पर कैंडेंस उसे चेयर से मार कर जख्मी कर देती है और बेक को आवाज देते हुए वहां से भाग जाती है। जू कीपर जो कि बेक के पास खड़ी थी वो और बेक दोनों कैंडेंस की आवाज सुन लेते हैं और जू कीपर कैंडेंस के पीछे भागने लगता है, जिस पर बेक जू कीपर को रोकने की कोशिश करता है और उसके कोट को पकड़ लेता है, जिससे उसका कोट उतर जाता है। और यहाँ हम सब देख पाते हैं कि जू कीपर कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत है और उसका नाम रेनिन है। रेनिन को किसी तरह की स्किन डिजीज है जिससे उसका जिस्म ऐसा दिखता है। बेक कैंडेंस को आवाज लगाकर अपने पास आने से मना करता है, लेकिन तब तक वो यहाँ आ चुकी थी और रेनिन कैंडेंस को पकड़कर बेक के साथ केज में डाल देती है। अब प्रिंसिपल भी वहाँ आ जाता है और वो सबसे पहले रेनिन को कवर करता है। कैंडेंस उससे पूछती है कि तुम लोग कौन हो और आखिर हुआ क्या था। उस पर प्रिंसिपल बताता है कि रेनिन उसकी वाइफ है, उनका एक बेटा भी हुआ करता था। काफी साल पहले गवर्नमेंट ने इस टाउन को डिजास्टर प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया था और धीरे धीरे लोगों का यहाँ आना कम हो गया और जो लोग यहाँ रहते थे वो भी एक एक करके यहाँ से जाने लगे। एक रात प्रिंसिपल, उसकी वाइफ और उसका बेटा यहाँ से ये टाउन छोड़कर जा रहे थे कि अचानक इनकी कार एक खड्डे में जा गिरी। काफी दिनों तक वो
वो वहाँ फंसे रहे और किसी ने उनकी मदद नहीं की। ये कई दिनों के भूखे थे, जिस वजह से प्रिंसिपल और उसकी वाइफ ने अपने ही बेटे को मार डाला और उसका गोश्त खाकर जिंदा रहे। प्रिंसिपल लकी था लेकिन उसकी वाइफ नहीं। वहाँ से निकलते वक्त प्रिंसिपल बच गया, लेकिन उसकी वाइफ को गैसों ने लपेट लिया और उसका पूरा जिस्म जल गया, जिससे वो ऐसी दिखने लगी। अब प्रिंसिपल बेक और कैंडेंस की लड़ाई चाहता था। वो उन्हें एक पिस्टल देता है और वहाँ से चला जाता है। कैंडेंस बहुत ज्यादा भूखी थी और वो खाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो गन उठाती है और बेक पर फायर करती है। फायर की आवाज सुनकर ज़ूकीपर अंदर आती है। उसे ऐसा लगता है जैसे बेक मर गया है, लेकिन कैंडेंस ने बेक पर सीधी गोली नहीं चलाई थी और बेक ने मरने का नाटक किया था। बेक ज़ूकीपर की अपनी इलेक्ट्रिक रॉड से उसे करंट देकर मार डालता है। उसके बाद कैंडेंस और बेक अलग-अलग होकर वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल उनको कैमरा में देख रहा था और उसके पास एक ही मॉनिटर है। बेक प्रिंसिपल के पास जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंसिपल बेक को रूम में लॉक करके कैंडेंस के पीछे जाता है। कैंडेंस बाहर देखती है तो उसे पुलिस कार नजर आती है, लेकिन उसमें पुलिस नहीं बल्कि प्रिंसिपल था और वो कैंडेंस को कार ठोक देता है। वहाँ बेक को याद आता है कि जिस रूम की दीवार पर उसने होल किया था वो प्रिंसिपल के बराबर वाला रूम है और वो जल्दी से उस होल से बाहर आ जाता है और बाहर प्रिंसिपल के पीछे से गोली मारता है, जिससे प्रिंसिपल मर जाता है। और फिर बेक और कैंडेंस वहां से जाने लगते हैं। अगले सीन में बेक और कैंडेंस कार में होते हैं, जहां बेक कैंडेंस को प्रपोज करता है, लेकिन कैंडेंस की उंगली इतनी सूजी होती है कि उसमें रिंग नहीं जाती। और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि उस टाउन में पुलिस आ जाती है। वहाँ पुलिस को बहुत लोग मिलते हैं जो भूखे थे और कई लाशें मिलती हैं। दी एंड। दोस्तों, मूवी हमें बताती है कि भूख, गरीबी इंसान को बहुत कुछ करने पर मजबूर कर देती है, यहाँ तक कि इंसान अपने खून के रिश्ते भी भूल जाता है और जानवर की तरह ट्रीट करता है। प्रिंसिपल और उसकी वाइफ ने भूख और प्यास में बेहाल होकर अपने ही बेटे को मारकर उसे खा डाला और इस चीज ने प्रिंसिपल और उसकी वाइफ पर मेंटली बहुत गहरा असर छोड़ा। वो समझ रहे थे कि हमसे गिल्ट हुआ है, लेकिन वो खुद को सही साबित करने के लिए लोगों के सामने वही सिचुएशन रख रहे थे और फिर सोच रहे थे कि देखो सब ऐसा ही करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन बटन को ज़रूर क्लिक करें, इससे हमारी मोटिवेशन होगी। मिलते हैं अगली किसी अच्छी मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।